now बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। देखो हमारे पास जो 31 क्वेश्चन एग्जैक्टली मेरे से क्या बोल रहा था कि इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन और अपने कुछ असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस को, और इस तरीके से हमने इस पूरे एग्जांपल्स को फिनिश करेंगे। ठीक है, हम लोग आ चुके थे क्वेश्चन नंबर 31 पर। 31 में ये बोल रहा था कि हमारे पास एक्स और वाई की एक कुछ समथिंग वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू दी गई एक्स की, वैल्यू दी गई वाई की। फिर कह रहा है कि ए और बी यहाँ पे हमारे पास प्राइम नंबर है, तो हमें एचसीएफ निकालना है और हमें एलसीएम निकालना है एक्स वाई का, और एलसीएम निकालना है, देन उसको आपस में फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऐसा करते हैं, हम पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखो ए और बी लिख दिया था, ए की वैल्यू। अब मैं यहाँ से अगर एचसीएफ की अगर बात करूँ तो एचसीएफ मेरे को मिल जाएगा जो जो मिनिमम होता है एचसीएफ में, मुझे वो लेना पड़ता है। ए यहाँ पर है और यहाँ पर ए की पावर 3 दैट इज ए। यहाँ पर बी क्यूब है और यहाँ पर बी है, तो मेरे को मिलेगा बी। अगर इसी तरीके से मैं बात करूँ अगर इसके एलसीएम की, तो एलसीएम इसका मिलेगा मेरे को मैक्सिमम, यानी कि ए की पावर 3 और बी की पावर 3। अब मुझे निकालना है एचसीएफ, क्या लिख रहा हूँ मैं, अब मुझे निकालना है एचसीएफ माइनस एलसीएम। ठीक है तो एचसीएफ की अगर मैं बात करूँ, कितना है मेरे पास ए बी, माइनस एलसीएम मेरे पास कितना है ए क्यूब बी क्यूब। साफ साफ यहाँ से मेरे को ए बी कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। तो देख लेते हैं ए बी, है ना। अब ऐसा तो कोई ऑप्शन नज़र आ नहीं रहा है, तो ध्यान से सुनो। अगर आप जान रहे हो तो ये देखो एक फॉर्मूला आपका बन जा रहा है। कैसे ये बनेगा ए बी, फिर इसे हम और ब्रैकेट में करके ले सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 है तो 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। माइनस ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो अलग अलग दिख रहा है, मैं इसे ए बी का होल स्क्वायर करके लिख देता हूँ, और इस तरीके से हमारे देखो एक फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो सभी बच्चे जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली मुझे आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा ए बी ब्रैकेट में 1 माइनस ए बी और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस ए बी। अब देखो साफ साफ हमारा ये ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी से। क्या कहते हो यार, बताओ, बात समझ आ गई? दैट इज ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। गॉट इट। इसी तरीके से देखो आपका क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर ये 32 है। एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू दे रखी है, वेयर ए एंड बी सी आर हमारे पास कह रहा है कि प्राइम है। इफ एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई इज ए क्यूब बी की पावर 4 सी की पावर 3, ये कुछ दे रखा है। ठीक है कि देखो ये एलसीएम है, देन वैल्यू ऑफ एम प्लस एन। तो ऐसा करो तुम खुद एलसीएम निकालो। ठीक है, ओके। देखो ट्राई करते हैं इसे। एग्जांपल नंबर 32 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 32 है, ओके। ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन को लिख दिया है। अब एक तो ऑलरेडी हमारे पास एलसीएम देखो दे रखा है, हम खुद का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इज इक्वल टू हम क्या जानते हैं, तो ए की पावर 2 है, यहाँ पर ए की पावर 3 है, मैक्सिमम पावर ए की पावर 3, बी की पावर 3, बी की पावर एम। अब यहाँ पर देखो एक कन्फ्यूज़न है कि सर यहाँ पर तो बी की पावर 3 है और बी की पावर एम है, तो अब हम ये कैसे पता करें? अब क्योंकि एलसीएम का मतलब क्या होता है कि जो भी मैक्सिमम पावर होता है हम लोग उसे लेते हैं, है ना। ओके से देखो ऐसे समझो, अगर हम एलसीएम की बात कर रहे हैं ना, ए में तो चलो मेरे को ठीक है सर कि यहाँ पर मुझे ए की पावर 2 और ए की पावर यहाँ पर मेरे को 3 नज़र आ रही है। ठीक है, तो मैक्सिमम मेरे पास ए की पावर 3 होगी। लेकिन अगर जब मैं बी की बात करता हूँ तो मेरे को यहाँ पर बी की पावर 3 और यहाँ पर बी की पावर एम नज़र आ रही है। तो सर बी 3 और एम में से, भाई 3 और एम में से मैक्सिमम कौन होगा आपको ये पता करना है। तो आप इसके लिए क्या देखोगे, जो एक्चुअल जो एलसीएम दे रखा है आप उसे देखोगे। क्या है यहाँ पर, बी की पावर 4 है। ऑब्वियस बात है, अगर बी की पावर 4 है तो ऑब्वियस बात है 3 तो फिर छोटा हो गया ना। क्लियर बात, यानी कि मैक्सिमम 3 और m में से जो m होगा ना भाई वो होगा मैक्सिमम। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ b की पावर m, कोई दिक्कत? यहाँ पर c की पावर n है और यहाँ पर c की पावर 2 है। तो वैसी बात है, फिर से भाई बात समझ में आ गई ना। अब आप मेरे को बताओगे कि यहाँ पर c की पावर हम लोग क्या लेंगे, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर n है। अब हम अगर एक्चुअल जो हमारे क्वेश्चन में जो एलसीएम दे रखा है वो तो कह रहा है c की पावर 3 है, तो 2 तो छोटा है, तो ऑब्वियसली बात है जो क्या बड़ा होगा 3 और n में से वो c की पावर n होगा। आई होप की बात समझ में आई। अब हम इस एलसीएम का अपने जो हमारे क्वेश्चन में जो एलसीएम दिया इसे हम कंपैरिजन कर देंगे, a की पावर 3, b की पावर 4 और c की पावर 3। तो
बी की, यानी कि बी की पावर में m है, यहाँ पर बी की पावर में 4 है, तो m की वैल्यू हो जाएगी 4, और c की पावर में n है और यहाँ पर c की वैल्यू 3 है, तो ठीक है, मुझे निकालना है m प्लस n, यानी कि 4 प्लस 3 दैट इज 7। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 7। आई होप की बात क्लियर हुई, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था 2025 में, देखो आपके ये पूछा गया है। 33 नहीं करना है, आप इसे बिल्कुल भी नहीं सॉल्व करना, बट इट आप इसे सॉल्व नहीं करोगे, ठीक है। 33, 34 ये भी आपको सॉल्व नहीं करना है, 34 आपको सॉल्व नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं हम। चलो भाई, अब आते हैं हम लोग, देखो कुछ केस बेस्ड एग्जाम्पल्स पर या केस बेस्ड क्वेश्चंस पर आते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना है। ओके, केस बेस्ड हम लोग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो केस बेस्ड वही अपना देखते हैं क्या बेसिक सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करता है। कह रहा है कि देखो मेरे पास टू एनहेंस द रीडिंग स्किल ऑफ द ग्रेड 10 स्टूडेंट्स, मतलब क्लास 10 के बच्चों के रीडिंग स्किल को बढ़ाने के लिए द स्कूल नॉमिनेट्स यू, मतलब आप जो भी आप पढ़ रहे हो इस क्वेश्चन को, यानी कि आपको और आपके एक दूसरे फ्रेंड को लिया गया है सेटअप अ लाइब्रेरी क्लास, ठीक है, एक लाइब्रेरी क्लास को सेटअप करना है, तो उसको आपको और आपके दूसरे एक फ्रेंड को लीडर बना दिया गया है। देयर आर टू सेक्शन, दो सेक्शंस हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ ग्रेड 10, ठीक है, क्लास 10 में दो सेक्शन है, ध्यान सुनो। देयर आर 32 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए। अब इंपॉर्टेंट ये बात है, सेक्शन ए में जो बच्चों की संख्या है वो 32 है, और सेक्शन बी में जो बच्चों की संख्या है वो 36 है। ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन स्टेटमेंट, क्वेश्चन नहीं, एक स्टेटमेंट दे दिया, इस तरीके से कुछ दिखा रहा है कि देखो सेक्शन ए में और सेक्शन बी में कुछ ऐसे बच्चे बैठे हैं। अब बोल रहा है कि बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग, हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने। पहला, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक you will acquire for the class library so that they can distributed equally among students of section A और section B। कह रहा है कि देखो भाई, मुझे ना नंबर ऑफ बुक्स बता दो जिससे कि वो चाहे सेक्शन ए के बच्चे हों, वो चाहे सेक्शन बी के बच्चे हों, सारे बच्चों में इक्वली क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। देखो सीधी सी बात है, अगर आप चाहते हो कि मैं सेक्शन ए में मुझे पता चला जो है वो 32 बच्चे हैं और सेक्शन बी में 36, पहले एक बात ज़रा समझो, मुझे क्या पता चला कि भाई सेक्शन ए की अगर मैं बात करूं, सेक्शन ए में मेरे पास हैं 32 बच्चे और बी में हैं 36 बच्चे। अब मैं चाहता हूं कि मैं इन दोनों सेक्शन में बुक को डिस्ट्रीब्यूट करूं और वो सारी की सारी बुक इन बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो अगर वो बुक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट अगर हो जाए तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दो ऑप्शन है, या तो मैं एचसीएफ निकालूं या तो एलसीएम। अब इसमें से एक ही ऑप्शन सही होगा। देखो अब ऐसी बात है, सभी को पता है, अगर मैं एचसीएफ निकालूंगा 32 का और 36 का, तो जो सबसे लीस्ट होता है, जैसा कि मान लो सबसे छोटा इसमें 32 है, या तो 32 आएगा या फिर 32 से भी कम आएगा। अब मान लो कि सपोज करो 20 बुक आ गई, तो मैं 20 बुक को कैसे इन बच्चों में बांटूंगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं बढ़ सकती। तो सीधी सी बात है, मैं इन दोनों का एलसीएम निकालूंगा। तो अगर आपसे ये पूछ रहा है, ये जो इसका फर्स्ट पार्ट है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग, ठीक है, दैट मीन्स मुझे निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो आप क्या कर लो, आप निकाल करके देख लो, चलो, है ना, 32 का और 36 का आप क्या कर लो, एलसीएम निकाल लो। क्लियर है? आ जाएगा? बताओ, बोलो। एग्जैक्टली, ठीक है, आप इसका एलसीएम निकालोगे, निकालने सभी बच्चों को आता है, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी यार, है ना। आगे बढ़ते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी हमें इसे फिनिश करना है। तो इसका आंसर आएगा आपका फर्स्ट का आपका सी आ रहा है, गॉट इट। फर्स्ट का आपका आएगा सी, यानी कि आप जब इसका एलसीएम निकालोगे इन दोनों का तो सी आ जाएगा। क्लियर है? आगे, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान से सुनो, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ देन एंड एलसीएम, ठीक है। कह रहा है कि ये तो देखो फॉर्मूला ही होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन, या एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू होता है ए इंटू बी, या आप जो जान रहे हो। देन एचसीएफ पूछ लिया तो ठीक है, आपने एलसीएम निकाल लिया है, गॉट इट। तो आप फॉर्मूला लगा दोगे क्या,
एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू ए इंटू बी। एच सी एफ मुझे निकालना है तो a इंटू बी अपॉन एल सी एम हो जाएगा। a की वैल्यू है मेरे पास 32, b की वैल्यू है 36 अपॉन एल सी एम अभी जस्ट मैंने निकाला कितना है 288। मैं क्या रख दूँ 288 रख देता हूँ। ठीक है, बात समझ आ गई। सॉल्व कर लो, इसको कटपिट करोगे कितना आ जाएगा 4, यानी कि आपका जो एच सी एफ आ रहा है वो कितना आ रहा है 4, दैट इज ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अभी आपकी बात क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन देखो, इसका क्या पूछ लिया, 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। ओह माय गॉड, ये इतना इजी सा क्वेश्चन है। तो अभी आपने 36 को अभी आपने फैक्टराइज किया होगा ना इस तरीके से, इसको बोलते हैं फैक्टराइज करना। गॉट इट। 2 1 जा 2 8 जा 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। तो आपने क्या लिख दिया, आपने इसे लिखा होगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ये तो लिखा होगा। ठीक है, तो देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। 2 की पावर 3 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2, दैट इज ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15 इज अ, अब इस बात है ये कंपोजिट नंबर होता है, ये सभी लोग जानते हैं। फिफ्थ की बात कर रहा है, इफ पी एंड क्यू आर positive integer such that p is equal to ab square, q is equal to a square b, where ab is the prime numbers, then LCM of p और q, तो बता दो p और q का LCM यार। तो यहाँ पर LCM का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पर देखो p की इज इक्वल टू a और यहाँ पर q इज इक्वल टू a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर होगा मैक्सिमम पावर। यहाँ पर b स्क्वायर है, यहाँ पर b है, तो मैक्सिमम b स्क्वायर है, तो इसका जो LCM आएगा हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर, देख लो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप कि ये हम लोग जो चीज़ें पढ़े हैं वही चीज़ें देखो फिर से आ रही, बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, इसका यहाँ पर देखो आपके बुक में सॉल्यूशन भी दिया है, अगर आपके पास बुक है तो आप इसे इजीली देख करके समझ भी सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ चले गए हम, अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट। ठीक है, एक ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ से देखो जरा ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर आपका 36 है। अ सेमिनार बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर द पार्टिसिपेंट्स विल बी एजुकेटर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, जो पार्टिसिपेटर्स हैं, जैसे कि सपोज करो अब ये मेरी बात हो रही है, ठीक है, तो मैं एक एजुकेटर्स हूँ और एजुकेटर्स ऑफ द डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो मैं भी एक डिफरेंट तरीके का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। आगे क्या पूछा है, द नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। फिलहाल अभी मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ तो मैं मैथमेटिक्स की ही कंसिडर करूंगा। तो जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी कि हिंदी को पढ़ाने वाले समथिंग कुछ आए हैं, इंग्लिश भी पढ़ाने वाले कुछ टीचर या कुछ एजुकेटर्स आए हैं, और मैथ भी पढ़ाने वाले कुछ एजुकेटर्स आए हुए हैं। अब वो कितने आए हैं ये भी देखो दे रखा है कि हिंदी में 60 आए हैं, इंग्लिश में 84 टीचर्स पढ़ाने आए हैं, और मैथ्स में 108। भाई साहब ये तो उल्टा हो गया, जनरली मैथ के टीचर हमें कम देखने को मिलते हैं, मैथ में 108 टीचर आए हैं पढ़ाने के लिए। अब देखो पूछा क्या है, आते हैं इसके क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि इन ईच रूम, पहला पार्ट, द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट्स। इसका मतलब ये हुआ, कह रहा है कि देखो हर एक रूम में क्या है, सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी कि मान लो कुछ रूम बनाए गए 1 2 3 4, मुझे नहीं पता कितने बनाए गए, लेकिन इतने बनाए गए कि हर एक रूम में जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं वो इक्वल है। सपोज करो कि जैसे मान लो मैंने 10 रूम बनाया, तो हर एक रूम में 10 इस तरीके से टीचर हैं। ठीक है, सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, और सेम सब्जेक्ट के रखे गए हैं। जैसे हिंदी हैं तो हिंदी के सारे टीचर एक रूम में हो सकता है, उनके लिए कुछ नंबर ऑफ रूम बना दिया गया हो। बात समझ रहे ना, यानी कि इसमें मान लो जैसे 5 टीचर हैं या 10 टीचर हैं, तो 10 हिंदी के हैं। इसमें मान लो मैथ्स के तो 10 जो टीचर है मैथ के, तो भाई एक लिमिटेड अमाउंट होगी, क्योंकि टोटल तो 108 टीचर है मैथ्स के। अब बात समझ आ रही ना यहाँ तक। अब देखो क्या पूछा है, फाइंड द सब्जेक्ट्स एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कैन बी एकोमोडेटेड इन ईच रूम। अच्छा, कह रहा है कि मैक्सिमम बताओ कितना ज़्यादा एक रूम में कितने पार्टिसिपेंट्स बैठ सकते हैं। अब आप जरा थोड़ी देर के लिए गेस करो, अगर मैं आपसे बोलूं, देखो ये हमारा कौन सा एग्जाम्पल है, अगर मैं आपसे बोलूं थोड़ी देर के लिए, मेरी बात जरा सुनना। हमारे पास हिंदी के टीचर हैं, फिर हमारे पास इंग्लिश के टीचर हैं, इंग्लिश के थे ना, हिंदी इंग्लिश, ठीक, इंग्लिश के टीचर हैं, और फिर हमारे पास मैथमेटिक्स के टीचर हैं। ठीक है, हिंदी के टीचर हैं मेरे पास कितने भाई, 60 हैं, इसके 84 हैं,
और मैथमेटिक्स के 108 हैं। अब मैंने क्या किया, इन सबको बैठने के लिए रूम बनाया। ऑब्वियस बात है रूम की जो नंबर होगी इन सब से ऑब्वियस बात है कम ही होगी। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने एक रूम में कितने टीचर को बैठाया है ये मुझे पता करना है। तो उसके लिए जरा गेस करो क्या आपको निकालना पड़ेगा, एलसीएम या एचसीएफ। ध्यान से सोच समझ करके बताना। ऑब्वियस सी बात है सारे बच्चे अगर कह रहे हैं एचसीएफ निकालना है देन आप 100% सही हो। ठीक है, हमें एचसीएफ ही तो निकालना पड़ेगा ना यार, है ना। तो हम क्या कर लेंगे, हम 60 का 84 का और 108 का क्या कर लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। क्लियर है बात, क्या ये बात क्लियर हो गई। तो आप क्या निकालोगे, आप एचसीएफ निकालोगे किसका, 60 का 84 का और 108 का। अब ये मत कहना कि सर मेरे को एचसीएफ निकालने नहीं आता, क्योंकि हम लोग आर.डी. शर्मा की पहली बुक पहले चैप्टर को ख़त्म किए, इसके बहुत सारे क्वेश्चन लगाए और यहाँ पर आए हैं। तो ये तो नहीं कह सकते सर मेरे को एचसीएफ निकालने नहीं आता 3 नंबर का। बोलो, आई होप कि आप ये कर लोगे। ठीक है, देखो आप जब 60 का फैक्टराइज करोगे तो जिन बच्चों ने कर लिया है बिल्कुल जल्दी से आगे भागो। 2 की पावर 2 आएगा, 3 की पावर 1 आएगा और 5 की पावर कुछ नहीं 1 आएगा। ओके, फिर आप इसी तरीके से 84 का करोगे तो 84 का जब आप फैक्टराइज करोगे तो आपको मिलेगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1 आ जाएगा। 108 का जो आप निकालोगे तो ये आएगा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3 आ जाएगा। गॉट इट। तो आप जब इसका एचसीएफ निकालोगे तो जो मिनिमम होता है वो लेते हैं, 2 की पावर 2 आ जाएगा इंटू 3 की पावर 1 आ जाएगा और बाकी कुछ नहीं, यानी कि 4 इंटू 12, यानी कि जो नंबर ऑफ टीचर्स होंगे एक रूम में वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 12 टीचर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट इज। अब आपसे ये पूछ लिया कि भाई मिनिमम नंबर कितनी चाहिए मेरे को, बात समझ आ रही ना, मिनिमम कितने नंबर चाहिए मेरे को, मतलब कितने रूम चाहिए जिससे कि वो सारे के सारे टीचर एडजस्ट हो जाएं। ऑब्वियस सी बात है, अभी आपने ये निकाल लिया कि देखो यार एक रूम में कहाँ गया, सॉरी यहाँ पर है, एक रूम में 12 टीचर आ रहे हैं। एक रूम में, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक रूम में 12 टीचर आ रहे हैं। तो अब मुझे देखो क्या करना पड़ेगा, अब ये जो 12 टीचर हैं एक्चुअल में ये एक रूम में नंबर ऑफ टीचर की संख्या है। अब ऐसे ही जो टोटल टीचर हैं वो हिंदी के हैं, इंग्लिश के हैं और मैथ्स के हैं। ठीक है, मेरी बात समझना। तो अगर मैं हिंदी के टीचर की संख्या अगर निकालूं तो संख्या निकालने के लिए, दैट मीन्स नंबर निकालने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ता है। टोटल हिंदी के टीचर हैं कितने, 60, तो 60/12 कर दो, कितना आ जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इंग्लिश की नंबर की बात करूं तो इंग्लिश के कितने टीचर होंगे, तो इंग्लिश के टोटल हैं कितने यार, 84 हैं और एक रूम में कितने बैठ रहे हैं, 12। तो मेरे को 84 टीचर को बैठाने के लिए मेरे को कितने रूम चाहिए, तो मैं 84 को 12 से क्या कर दूंगा, बात समझ आ रही ना, क्लियर है ये बात क्या। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12 यानी कि 7। उसके बाद अगर मैं निकालूं मैथमेटिक्स के लिए, तो मैथमेटिक्स के टोटल कितने टीचर हैं, 108, कितने हैं 12, तो कितना हो जाएगा 9 टाइम ये चला जाएगा। गॉट इट। तो टोटल नंबर ऑफ रूम कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ रूम कितने हो गए भाई, तो कहेंगे 5 + 7 + 9। क्लियर है बात। ओके, तो देखो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 7 5 कितना 12 और +9 यानी कि आपका हो जाएगा 21। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, 21, यानी कि ऑप्शन नंबर कहाँ गया, ऑप्शन नंबर डी। गॉट इट। देखो नंबर याद रखना, इस टाइप का क्वेश्चन देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, नंबर अगर आपको निकालना है तो आपको फिर डिवाइड करना पड़ेगा जो भी टीचर्स हैं और जो भी आपकी एचसीएफ आई है, याद रखना। तीसरे अगले क्वेश्चन की बात अगर हम करें, देखो अगला क्वेश्चन कहाँ गया, ये ठीक है, द एलसीएम ऑफ 60 84। अब इसका एलसीएम निकालो यार, तो कौन नहीं निकालेगा मेरे को जरा बताना। ठीक है, फास्ट आप वीडियो को पॉज करके जरा इसको आप मेरे को आंसर बताओ। यस सर, एग्जाम्पल नंबर ये हमारे पास है कौन सा यार, 36 है। 36 का सर एग्जाम्पल नंबर 36 का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये आ रहा है, आप मेरे को कमेंट कर दो जल्दी से। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, अभी आपने एचसीएफ निकाला, अब आप एलसीएम निकाल ही चुके हो। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 1 में आपने एलसीएम निकाला था, 12 आया था, निकाल लो इनका प्रोडक्ट। गॉट इट। फिर कह रहा है कि 108 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एज। तो देख लो यार 108 को आपने अभी कैसे एक्सप्रेस किया था, अभी तो था यहाँ पर, ये 108 कहाँ गया, ये वाला 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 की पावर 2 3 की पावर 3, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। हो गया, क्लियर बात। तो इस तरीके से अगर केस बेस्ड अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो टेंशन नहीं लेना है ना, घबराना नहीं है, आराम से आप इसको इजीली हैंडल कर सकते हो।
ओके ठीक है। अब ये देखो सेम वही देखो, ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी एग्जांपल में एक बार सॉल्व कर चुके हैं। याद आया कुछ? याद आया तो बताओ जरा मेरे को, है ना? इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखो सॉल्व कर चुके हैं। गॉट इट? तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। मैथमेटिकल एग्जीबिशन है बीइंग कंडक्टेड इन योर स्कूल, वन ऑफ द फ्रेंड इज मेकिंग अ मॉडल ऑफ द फैक्टर ट्री। उसने एक फैक्टर ट्री, आपका एक दोस्त है, पढ़ने लिखने वाला दोस्त है, उसने एक फैक्टर ट्री बना दिया। ही हैज सम डिफिकल्टी एंड आस्क्ड फॉर योर हेल्प इन। तो आपसे पूछा है भाई, आपका मतलब जो भी आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं वो आप हो गए। हेल्प इन कंप्लीटिंग अ क्विज फॉर द ऑडियंस, ऑब्जर्व द एबव फैक्टर ट्री एंड आंसर द फॉलोइंग। ये मेरे ख्याल से नहीं लगता कि कोई भी बच्चा इसको ऐसा जो नहीं हो कर लेगा। कह रहा है कि यार देखो मेरे को z की वैल्यू बता दो, ठीक है? वही पूछेगा और क्या पूछेगा, एक बार z पूछेगा, एक बार x पूछेगा, एक बार y पूछेगा, और क्या पूछेगा? 3 क्वेश्चन हैं इसमें, बिल्कुल 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एग्जैक्टली 3 क्वेश्चन। अच्छा और भी है, ओके कोई बात नहीं, चलो पहले जरा समझते हैं। देखो तो आपको z निकालना है। मैंने एक बात हमेशा बच्चों से कहा है कि देखो ये फैक्टर ट्री में क्या होता है ना कि जिस भी ब्रांच से 2 चीज़ें निकली हैं, सपोज करो अगर इस ब्रांच से, इस 253 से अगर ये 11 निकला और z निकला है, तो जो 253 होगा ना वो 11 और z का मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है? मतलब अगर मुझे 253 को अगर ऑब्टेन करना है तो 253 लाने के लिए मैं 11 और z का आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल सर। अब अगर ये बात अगर आपको क्लियर है, अगर ये बात देखो अगर आपको क्लियर है, मेरी बात जरा सुनना, तो मैं आपसे ये कहूँ कि अगर आपको x निकालना है तो x निकालने के लिए आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे। एग्जैक्टली सर कर दूंगा, जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? थोड़ा सा फास्ट भागते हैं हम। देखो अब यहाँ से आपको थोड़ा सी चीज़ें फास्ट करनी पड़ेंगी। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y? ठीक है, y में सर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आई। अरे आप बेसिक सा ट्रांसफरिंग का रूल नहीं जानते। y देखो यहाँ पर है, तो आप ये कह सकते हो क्या कि सर y इंटू मैं अगर 253 करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा 2783। हाँ या ना बोल दो यार, 2783। और अगर मुझे जब y निकालना हुआ तो मैं y निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं 2783 से 3 को 253 से डिवाइड कर दूंगा। अब ये मत बोलना कि सर मेरे को डिवाइड करने नहीं आता। ठीक है, तो इजीली कर लोगे, नो प्रॉब्लम। क्लियर? अब देखो इस तरीके से पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z। z भी तो यार वैसे ही कर लोगे। क्या करोगे आप, ये करोगे ना 11 इंटू जेड इज इक्वल टू 253। क्लियर? तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 253 अपॉन 11। 11 से कट करके देख लो, ये भी मेरे ख्याल से 11 से ही कट होने वाला होगा चीज, समथिंग कुछ इस तरीके से। क्लियर है बात? तो आ जाएगा ये 11 2 जा 22, कितना बचेगा 3, 11 3 जा 23। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 23 आ गई। ठीक है, आई होप की बात क्लियर है सभी बच्चों को, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है यार। क्या कहते हो बताओ? ठीक है, ओके अगले वाले पार्ट पर देखो आते हैं। सही है, ये सब आप मल्टीप्लिकेशन वाला काम तो करोगे ही करोगे, अब इसमें मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 13915, कह रहा है कि 13915 ना क्या है, 13915। देखो 13915 आप जब देखोगे तो एक्चुअल में ये जो आपकी वैल्यू है ना, ये x की वैल्यू है। x कौन सा वाला x, ये वही वाला x, याद आया? ये वाला x, ठीक है। x निकालने के लिए क्या करोगे, 5 का इन दोनों के साथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो x की जो वैल्यू आएगी वो यहीं पर देखो दे रखी है। क्लियर? ठीक है, अब कह रहा है कि बताओ ये जो x है दैट इज 13915 है, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है? बिल्कुल कंपोजिट नंबर है, क्योंकि x के 2 फैक्टर तो आपने अभी निकाले थोड़ी देर पहले। x इज इक्वल टू क्या लिखा आपने, दिस इनटू दिस, यानी कि अगर आप किसी भी नंबर को 2 नंबर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हो एक्सक्लूडिंग वन एंड इटसेल्फ के अलावा, तो वो हमारा प्राइम नंबर की कैटेगरी में, सॉरी कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आता है। कंपोजिट नंबर मेरे ख्याल सारे बच्चों को पता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस, कंपोजिट नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13915, 13915 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, तो वही है सेम 13915 पे ही तो करना है। ठीक है, किसे ले जाओ, एक बार 3 से ले जाओ, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर जो फैक्टर है एक्चुअल में क्या है, वो 5 है, तो एक फैक्टर इसका 5 हो जाएगा और बाकी का मेरे ख्याल से 11 भी शायद हो सकता है। तो एक बार देख लेना, अब ये तो आपको करने वाली चीज़ें हैं, नहीं आएगा तो मेरे को बताना करके, ठीक है कि सर मेरे को बात समझ में नहीं आई, और अगर नहीं आई तो फिर कहीं ना कहीं आप पिछले वाले टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को छोड़ रहे हो।
ओके, चलो इस तरीके से आप अपने आप को चेक कर सकते हो कि आप सही तरीके से चीज़ों को कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, रिप्रेजेंट द गोल्डन रेशियो स्पाइरल द सीक्वेंस 0 1 1 2 3 5 8 13 इज कॉल्ड फिबोनाची सीक्वेंस। मतलब एक सीक्वेंस होता है जिसमें हम उसके एक प्रीसीडिंग वाले डिजिट को आपस में ऐड करके अगली हम डिजिट लाने का काम करते हैं, एक सीरीज होती है, ठीक है, सीक्वेंस सीरीज, इन विच ईच टर्म दैट इज एक्सेप्ट द फर्स्ट टू टर्म्स यानी कि 1 एंड 2 को छोड़ करके इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द प्रीवियस टू टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। देखो ठीक है, फिर 2 में फिर क्या किया, 2 और 1 को ऐड कर दिया तो 3 आ गया, फिर क्या किया देखो 3 और 2 को ऐड कर दिया, 3 और 2 को ऐड किया तो 5 आ गया, फिर 5 और 3 को ऐड कर दिया तो 8 आ गया, फिर 8 और 5 को ऐड कर दिया 13 आ गया, फिर 13 और 8 को ऐड कर दिया 21 आ गया, 21 और 13 को ऐड कर दिया, इस तरीके से दैट इज कॉल्ड फिबोनाची। हम इसको सीक्वेंस या सीरीज के नाम से जानते हैं। अब आ जाते हैं वापस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या बोला है, द नेक्स्ट टू टर्म इन द सीक्वेंस आर। तो हमें कहाँ तक दिखाई दे रहा है, 144 तक दिखाई दे रहा है। तो भाई अगला लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 89 में 144 को ऐड करके देख कितना आ रहा है, ठीक है। तो मान लो अगर मैं इसे ऐड करता हूँ 89 में अगर मैं 44 को अगर ऐड करूँ तो कितना आ जाएगा, अगला टर्म हमारा क्या होगा, एक मिनट, 89 सॉरी, हाँ ठीक है, 144 प्लस 89 आप इसमें ऐड कर दो, ठीक है। तो क्योंकि देखो मुझे नेक्स्ट 2 नंबर मेरे को लाने हैं ना, 144 है ना, ये आपका रहा है 233, तो अगला आएगा आपको मिलेगा 233, फिर मैं 233 में 144 को ऐड कर दूंगा, 233 प्लस 144 मैं अगर ऐड कर दूं तो मेरे को मिलेगा 377। अब देख लो, टू 33 एंड 377 दैट इज, ये ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यही करना है काम और क्या, ठीक है। फिर कह रहा है कि रेशनल नंबर हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये सब नहीं करना है आपको, ना ना बिल्कुल नहीं, इसको छोड़ दो, जो तो फॉलोइंग छोड़ दो इसे। एचसीएफ आप निकाल ही सकते हो, कॉन्जिक्यूटिव नंबर इन द गिवन सीक्वेंस एक्सेप्ट द फर्स्ट। तो याद रखना अगर इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं रेशनल टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो ये सब आपको सब छोड़ दो, इस वाली चीज़ों को हटा देते हैं, हटाओ, रहने दो, ठीक है। ये भी देखो वही है, फैक्टर ट्री वाला है, आप इसे एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसे एक बार ट्राई करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आते हैं हम लोग अपने असर्शन रीजन बेस्ड वाले एमसीक्यूज पर आते हैं, ठीक है। ध्यान से चलो जरा देखते हैं असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन को, ओके। हम लोग आते हैं एग्जाम्पल नंबर 40 से, हम लोग देखो चीज़ों को सॉल्व करना है, असर्शन रीजन बेस्ड, ओके। इस टाइप का भी हम लोग क्वेश्चन का आइडिया ले लेते हैं, एक दो, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट होंगे हमारे देखेंगे, जो एग्जाम्स में आए होंगे उसी टाइप के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बाकी छोड़ देंगे, ओके। बाकी आप प्रैक्टिस करना, जो नहीं आएगा आप मेरे को बताओगे कि हाँ सर ये क्वेश्चंस मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ओके। सुनो, तो जैसे अगर हम इसके देखो पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना होता है, रीजन इसका अच्छे से पढ़ना होता है। स्टेटमेंट कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ 90 और 144 इज इक्वल टू 18, आपको इसे चेक करना पड़ेगा कि क्या ये सही बात है। देन एलसीएम इज इक्वल टू, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा, तो आप चेक करो कि क्या सच में एलसीएम 18 आ रहा है, क्या सच में एचसीएफ इतना आ रहा है। अगर हाँ तो स्टेटमेंट यानी कि असर्शन सही है। दूसरा कह रहा है कि एस एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू एन टू बी, अगर बिल्कुल ये बात तो सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है अगर ये स्टेटमेंट सही है तो। बात समझ आई ना। देखो मैं आपको अब यहाँ से हिंट दूंगा क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दे करके चीज़ों को आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, यानी कि ये क्लियर है, ओके ठीक है। स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सही है। तो ये आपको चेक करके बताना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। हम देखो आ जाते हैं जो हमारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं देखूँ, ये देखो एक हमारे पास क्वेश्चन दिखाई दिया, एग्जाम्पल नंबर 47, ठीक है जी। आते हैं एग्जाम्पल 47 पर। देखो
क्या करें स्टेटमेंट है द नंबर 5 की पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि केवल 5 ही है। अगर 5 के फैक्टर में अगर 2 भी होता ना तो फिर ये इसका एंड डिजिट 0 होता। बट ये स्टेटमेंट एकदम 110% करेक्ट कह रहा है। ठीक है, आगे लिखा है, रीजन में लिखता है कि प्राइम फैक्टरेशन ऑफ 5 हैज ओनली 2 फैक्टर 1 एंड 5। देखो देखो कह रहा है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना ऑफ 5 का हैज़ ओनली 2 फैक्टर, इसके केवल 2 ही फैक्टर होंगे 1 एंड 5। मतलब पहली बात कि ये जो स्टेटमेंट है एक मिनट, सर्शन तो हमारा 100% सही है। रीज़न हमारा जो है प्राइम फैक्टरेशन ऑफ 5 हैज़ ओनली 2 फैक्टर 1 एंड 5। ओके सही बात है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक मिनट, हमारा ऑप्शन कहाँ गया? ऑप्शन 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 इसका एक ही जगह दिया था क्या? ठीक है, पहला ऑप्शन क्या होता है? पहला ऑप्शन अगर हम इसका देखें तो स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ठीक है, इसका ऑप्शन बी होना चाहिए। भाई स्टेटमेंट 2 करेक्ट तो है। 5 का जो अगर हम 5 का अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 का फैक्टराइजेशन क्या होगा? बट मेरे ख्याल से 1 को कंसीडर नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन सी कैसे हो जाएगा? मेरे ख्याल से इसका होना चाहिए ऑप्शन डी होना चाहिए। लेट मी चेक, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, यहाँ पर हमारा देखो कह रहा है ना, यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट को अगर ध्यान से पढ़ें तो स्टेटमेंट कहता है कि प्राइम फैक्टरेशन ऑफ 5 हैज़ ओनली 2 फैक्टर 1 एंड 5। तो अगर हम 5 का अगर प्राइम फैक्टरेशन करें तो 5 का प्राइम फैक्टरेशन एक ही मिलेगा, 5 मिलेगा। देखो तुम कहोगे सर 1 भी तो एक फैक्टर है, लेकिन 1 प्राइम फैक्टर की कैटेगरी में नहीं आता। तो हैज़ ओनली 2 फैक्टर, लेकिन ये तो कह रहा है 2 फैक्टर, इसलिए हमारा ये जो स्टेटमेंट 2 है वो भी गलत हो गया। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान रखना। यानी कि जो हमारे 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में से हमारा ये सी वाला ऑप्शन ऐड होगा। ओके, एक और ज़रा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या कह रहा है कि 4 की पावर n एंड्स विद डिजिट 0 फॉर सम नेचुरल नंबर n। बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम 4 को अगर फैक्टराइज करें तो मिलेगा 2 इंटू 2, और 2 इंटू 2 में कहीं भी 5 एज अ फैक्टर है ही नहीं। तो इसलिए ये कभी भी 0 डिजिट के साथ एंड नहीं हो सकता, चाहे आप n की कोई भी वैल्यू रख लो, दैट इज। तो 4 की पावर n एंड्स विथ, नहीं, ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। रीजन की बात करते हैं, फॉर एनी नेचुरल नंबर x हैविंग 2 एंड 5 एज ए प्राइम। अब देखो यहाँ पे ये क्या दिया कि अगर मेरे पास कोई एक नेचुरल नंबर x है जिसके 2 फैक्टर हैं 2 एंड 5 एज इज प्राइम फैक्टर, x की पावर n ऑलवेज एंड्स विद डिजिट 0। एग्जैक्टली, ये बिल्कुल बात सही है फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। तो स्टेटमेंट 2 सही है और स्टेटमेंट 1 दैट इज असर्शन गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि स्टेटमेंट 1 रॉन्ग एंड स्टेटमेंट 2 ट्रू। ठीक है, ध्यान देना। उसके बाद फिर देखो ये भी आपका एक क्वेश्चन आया है 2025 के एग्जाम में। क्या कह रहा है 49 स्टेटमेंट 1, यूनिट डिजिट ऑफ 3 की पावर n कैन नॉट बी एन इवन नंबर फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बिल्कुल सही बात है। क्या कह रहा है कि अगर हम 3 की पावर n लेते हैं और हम 3 को अगर फैक्टराइज करें तो 3 का फैक्टर प्राइम फैक्टर 3 ही मिलेगा। अब ऑब्वियस बात है, अगर ये 3 मिल रहा है, इसमें 2 है नहीं, इसमें कोई और नंबर कुछ है नहीं, तो फिर ये कैसे अगर हम उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे इवन नंबर आ पाएगा? आ पाएगा? बिल्कुल नहीं आ पाएगा। यानी कि स्टेटमेंट 1 एकदम 110% सही है। स्टेटमेंट 2 देखो क्या कह रहा है कि 2 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 3 की पावर n। बिल्कुल 3, भाई 3 की पावर n में 2 कहीं कोई एक फैक्टर है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, 3 की पावर n आपके पास जो नंबर है, इसमें क्या 2 एज एक प्राइम नंबर है क्या? सॉरी, 2 एज एक प्राइम फैक्टर है? बिल्कुल नहीं है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ओके, गॉट इट, दैट इज ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ध्यान रखना, ठीक है। देखो ये भी आपका 2025 में आया हुआ है। क्या कह रहा है कि फॉर एनी प्राइम नंबर p एंड q देयर एचसीएफ इज 1। जरा गेस करो क्या ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं लगाए हैं? बिल्कुल लगाए हैं।
कह रहा है कि अगर कोई भी अगर दो प्राइम नंबर होंगे ना पी और क्यू, अगर आप उसका एचसीएफ निकालोगे ना तो हमेशा 1 आएगा, और जब एलसीएम निकालोगे ना तो पी इंटू क्यू आएगा। यहाँ तक तो बात बहुत इसने सही कही, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट गलत दे दिया यार। आई होप की बात आपको समझ में आई। देखो ये सब पिछले वाले कॉन्सेप्ट, ये सब पिछले वाले हमारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट सब यूज हो रहे हैं, तो असर्शन तो गलत ही हो गया। स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं, फॉर एनी नेचुरल नंबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। हाँ ये बिल्कुल बात सही है, यानी कि स्टेटमेंट 2 सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आई होप की बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। और भी देखो ऐसे क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं 2025 में। 51 देखो जैसे आया है आपका, कह रहा है कि फॉर ए 2 प्राइम नंबर x एंड y। अब कह रहा है कि देखो x जो है ना छोटा है y से, तो एचसीएफ अगर हम इसका निकालेंगे तो कह रहा है कि एचसीएफ जो आएगा वो x आएगा। पहली बात असर्शन गलत है, क्यों? क्योंकि पहली बात तो बड़े छोटे से हमें मतलब ही नहीं है। एक्स वाई अगर प्राइम नंबर हैं तो प्राइम नंबर में एक कॉमन फैक्टर मिलता है 1, 1 के अलावा और कुछ नहीं। गॉट इट? तो इसलिए हमारा ये असर्शन गलत हो गया। एलसीएम की तो बात ही छोड़ दो। अभी स्टेटमेंट 2 की बात करो, अगर कह रहा है कि एचसीएफ या तो छोटा होगा या बराबर होगा, ये सिंबल किसका है? बराबर का, मतलब कि या तो ये देखो या तो ये, मतलब ये इक्वल या तो लेस देन, इससे एलसीएम से वेयर एक्स एंड वाई आर एनी। बिल्कुल सही बात है। देखो मैंने आपको बताया अभी, एचसीएफ कभी भी एलसीएम से बड़ा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 हमारा क्या है? करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी लास्ट वाला कि असर्शन 1 गलत, और ठीक है। और देखो देखो ये भी आपका 52 वाला क्वेश्चन आया 2025 में। क्या कह रहा है जरा स्टेटमेंट देखो, फॉर 2 ऑड प्राइम नंबर। ऑड प्राइम नंबर है। ऑड प्राइम नंबर का मतलब हो गया हमारे पास, जैसे मान लो मैंने ले लिया 3 और 5, दिस आर कॉल्ड ऑड प्राइम नंबर। कह रहा है कि x कैन नॉट इज इक्वल टू वाई, एलसीएम अगर हम 2x और 4y का लेते हैं तो मिलेगा 4xy। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 देखो कह रहा है कि एलसीएम ऑफ एक्स वाई इज अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। कह रहा है कि अगर हम इसका एलसीएम निकालें तो जो एलसीएम होता है ना, एक्चुअल में क्या होता है? वो मल्टीपल होता है। बिल्कुल ये भी सही बात है। जैसे मान लो मैंने लिया 3 है और 9 है, ठीक है। अगर मैं इसका देखो, अगर मैं एलसीएम निकालूं तो क्या मिलेगा मेरे को? 3 यहाँ से मिल जाएगा, 3 3 9 मिल जाएगा मेरे को। लेकिन अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूं तो सिर्फ मेरे को क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। अब देखो जो 9 है एक्चुअल में वो क्या है? 3 का मल्टीपल है कि नहीं है? बिल्कुल एग्जैक्टली। तो याद रखना है एलसीएम हमेशा क्या होता है? मल्टीपल होता है किसका? एचसीएफ का। लेकिन ये जो है इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, तो इसलिए है ना, बी इज द सॉरी रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप की बात क्लियर हुई। फिर टर्मिनेटिंग ये सब आपको करने नहीं, देखो आए भी नहीं ये सब एग्जाम में, सब फालतू ही दे दिया है, सब एग्जाम में आएगा ही नहीं, ठीक है जी। 54 एवरी रेशनल नंबर ये सब नहीं करने हैं आपको, बट इट चलो जी। तो मतलब इस सेशन में देखो मैंने क्या सीखा, मैंने सीखा कि किस तरीके से हम लोग असर्शन रीजन वाले कैसे हमारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और केस बेस्ड स्टडी के भी मैंने क्वेश्चंस लगाए। हमारा एग्जाम्पल वाला पार्ट हो गया है फिनिश। नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आप इसे ट्राई कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप उसे टिक करके रख सकते हो, मेरी ये बात मानो, ठीक है। टीचर्स जो बोलते हैं उसको देखो मानना पड़ता है, अगर आप सही तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो तो ओके। अपनी बुक में ही सॉल्व करो, इसके लिए अलग से कोई कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है। जरूरत पड़े तो इसमें 1-2 पेज एक्स्ट्रा अपनी ब्लैंक पेजेस लगा लो इस बुक में, और उसी बुक पेज पर सॉल्व करते चलो, इसको अलग से कॉपी बनाने की इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मान करके चल रहे बेटा कि हमारी ये जो एक्सरसाइज है, ये हमारा जो चैप्टर है 1, वो हम लोगों ने अपने दोनों ही बुक से फिनिश कर लिया है। और रही बात इसको पूरा सॉल्व करने की, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जहाँ देखेंगे प्रॉब्लम होगी हम उस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। अपनी अपनी प्रॉब्लम जो है आप मेरे को व्हाट्सएप पर, है ना, सेंड कर सकते हो, ओके। और व्हाट्सएप पर सेंड करोगे तो हम पर्टिकुलर उस वाले क्वेश्चंस को स्पेशल डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है। चलो तो आज की वीडियो में इतना ही, पढ़ाई करते रहो और मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, या फिर देखते हैं जैसा भी होगा इस वाले वीडियो के साथ, इस वाले एक्सरसाइज के साथ, ओके। तो लगाते रहो, और ख़ास करके अब जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए होंगे
एग्ज़ाम्स में उसे ज़रूर लगा लेना, या फिर केस बेस्ड वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे एग्ज़ाम्स में, हाँ दिखाई तो दे रहे हैं भाई, लेकिन याद रखना इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको पता चल गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, ठीक है, वो सब मत लगाना, बहुत ईजी सब देखो क्वेश्चन सब लगाना बहुत आसान है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते हो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो।